हेलो गाइस, आज हम एंशिएंट हिस्ट्री का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, मगध का उत्कर्ष। आइए लर्न करते हैं। लेट्स लर्न। मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपदों में से एक था। ठीक है, कुल 16 महाजनपद थे। 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली महाजनपद था मगध महाजनपद। आइए सीखते हैं। मगध महाजनपद में कुल 7 राजवंशों ने शासन किया था। 7 राजवंशों ने। इसका ट्रिक है हसिन मशुक सा। आप लोग 3-4 बार बोलेंगे तो जल्दी से याद हो जाएगा। हसिन मशुक सा। हा से हर्यक वंश, ठीक है। सी से शिशुनाग वंश। हसिन न से नंद वंश। म से मौर्य वंश। म सु से शुंग वंश और का से कण्व वंश। सा से सातवाहन वंश। इसमें कुल ये मगध में 7 राजवंशों ने शासन किया। उसका अगर हम क्रम से देखें तो उसकी ट्रिक है हसिन मशुक सा। हसिन मशुक सा इसकी ट्रिक है। ये हमने लिख दिया है। आप लोगों की शिकायत रहती है कि छोटा छोटा लिखती हैं, लेकिन हम पूरा डिटेल में बोल तो देते हैं ना, तो आप लोग उसको समझ जाइए कि हम क्या बोल रहे हैं और समझाते भी चलते हैं। तो इसकी ट्रिक है हसिन मशुक सा, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, हसिन म से मौर्य वंश, सु से शुंग वंश, का से कण्व वंश और सा से सातवाहन वंश। ये हैं 7 राजवंशों का क्रम। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले शासन किया हर्यक वंश। मगध साम्राज्य पर सबसे पहला शासन किसका था? हर्यक वंश। हर्यक वंश को, पूरे वंश को ही पितृहंता वंश भी कहते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे क्यों कहते हैं हर्यक वंश। इसका जो है समय है 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व तक। इसका समय है 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व तक। इसमें कौन कौन से शासक हुए? बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन और नागदासक। बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन और नागदासक। जो अयोग्य शासक रहेंगे उनके विषय में हमें ज़्यादा नहीं सीखना है। और ठीक है, 1 लाइनर हमने पॉइंट बना दिया है, जो जो इम्पोर्टेंट है हम लोग सीखते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे। तो सबसे पहले हर्यक वंश पे शासन किया बिंबिसार ने, जिनका समय पीरियड है, टाइम पीरियड 544 ईसा पूर्व से लेकर 492 ईसा पूर्व तक। ठीक है, बिंबिसार। आगे देखते हैं। बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक था। बिंबिसार ने अपनी प्रारंभिक राजधानी, हम लोगों ने 16 महाजनपद में पढ़ा है ना कि मगध की 2 राजधानियां थी। कौन कौन सी? गिरिब्रज और राजगृह। गिरिब्रज और राजगृह हमने ट्रिक वाइज पूरा याद किया है। 16 महाजनपद और उनकी राजधानी आप लोगों ना देखे हो तो वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, तो प्रारंभिक राजधानी गिरिब्रज को बनाया। बिंबिसार ने अपनी प्रारंभिक राजधानी गिरिब्रज को बनाया, लेकिन बाद में उसने अपनी राजधानी राजगृह को बनाया। ठीक है, इसको याद कर लेंगे। फिर बिंबिसार ने 3 विवाह किए थे। बिंबिसार जो है अपने साम्राज्य का विस्तार जो है विवाह के माध्यम से करता था। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे कैसे। बिंबिसार ने 3 विवाह किए थे। प्रथम विवाह कौशल राज की पुत्री प्रसेनजीत की बहन महाकोशला देवी से, ठीक है, महाकोशला देवी से किया था। इस विवाह से बिंबिसार को दहेज में काशी प्रांत मिला था। कौन सा प्रांत मिला था? काशी प्रांत। ठीक है, दूसरा विवाह उन्होंने चेलना से किया था, जो वैशाली की लिच्छवी राजकुमारी थी। दूसरा विवाह बिंबिसार ने चेलना से किया था, जो वैशाली की लिच्छवी राजकुमारी थी। ठीक है, तो यहाँ से इसको ये वाला साम्राज्य, इसका समर्थन मिला ना वैशाली का। आगे तीसरा विवाह क्षेमा, पंजाब के मद्रकुल की राजकुमारी से किया था। क्षेमा से, तीसरा विवाह क्षेमा से किया था, जो पंजाब की मद्रकुल की राजकुमारी थी। ठीक है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट और देख लेते हैं हम लोग कि अपने शासन काल में अंग राज्य को इसने जीत लिया था युद्ध के द्वारा। अंग राज्य को अपने मगध राज्य सीमा में मिला लिया था, अंग को। ठीक है, अंग की राजधानी आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। ठीक, हमने इसकी ट्रिक भी बताई थी कि सिर्फ एक ही ऐसी राजधानी है और एक ही ऐसा महाजनपद है जिसके ऊपर अनुस्वार लगा है। ठीक है, अंग राज्य को जीता, वहाँ का सेनापति अपने पुत्र अजातशत्रु को बनाया। बिंबिसार ने अंग राज्य को जीत लिया था और वहाँ का सेनापति अपने पुत्र अजातशत्रु को बना दिया था। ठीक है, अवंती के राजा, एक महाजनपद था अवंती भी था ना, तो अवंती के जो राजा थे प्रद्योत पांडु रोग से ग्रसित हो गए थे। अवंती के राजा जो प्रद्योत थे वो पांडु रोग से
ग्रसित हो गए थे, तो बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को उन्हें ठीक करने के लिए भेजा और वो ठीक भी हो गए। इससे क्या हुआ, जो अवंती था, अवंती से जो अवंती महाजनपद था, वहाँ के राजा से जो बिंबिसार था, उनका जो है आपसी संबंध और मजबूत या प्रगाढ़ हो गए। ठीक है, तो वहाँ से समझ लीजिए इसकी मैत्रीपूर्ण स्थिति शुरू हो गई। ये अवंती के राजा प्रद्योत पांडु रोग से ग्रसित हो गए थे। और कभी कभी एग्जाम में यह जाता है कि जीवक किसका राजवैद्य था, तो बिंबिसार का। जीवक किसका राजवैद्य था, बिंबिसार का। ठीक है, आगे देख लेते हैं। इसके बाद ये इसका पुत्र अजातशत्रु अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर देता है। ठीक है, वो मतलब अजातशत्रु कहता था कि जो है कितने मतलब ये अपना शादी पे शादी कर करके अपने सीमा क्षेत्र का क्या विस्तार किए जा रहे थे। तो अजातशत्रु इसकी भी कुछ एज हो गई थी, तो मतलब इसके भी मन में लालसा हो कि हम भी राजा बने। तो इसने क्या किया, अपने पिता को मारकर खुद राजगद्दी पर बैठ गया। कौन, अजातशत्रु। इसका टाइम पीरियड है 492 ईसा पूर्व से 461 ईसा पूर्व तक। ठीक है, जो अजातशत्रु है इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है शत्रुओं का नाश करने वाला अजातशत्रु, और इसे कुड़िक भी कहते हैं। ये याद रखिएगा, एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि कुड़िक किसका नाम है, अजातशत्रु का। और बिंबिसार का नाम था श्रेणिक। ठीक है, हमने उसको नहीं लिखा है क्योंकि वो बहुत कम पूछा जाता है, रेयर केस में, लेकिन ये कुड़िक ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, अजातशत्रु का अर्थ होता है शत्रुओं का नाश करने वाला, और इसका अन्य नाम है कुड़िक, इसे कुड़िक भी कहते हैं। अजातशत्रु के समय में ही पहली बौद्ध संगीति हुई थी। हमने बौद्ध धर्म वाला वीडियो अपलोड कर दिया है, उसमें हमने चारों संगीतियाँ और चारों संगीतियों के पुरोहित और चारों संगीतियों के राजा कौन कौन थे और उसका टाइम पीरियड लिख के उसको आप लोगों को लर्न कराया है, और बाई ट्रिक के द्वारा। आप लोग नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, पहली बौद्ध संगीति इन्हीं के काल में हुई थी। हमने ट्रिक बताया था ना, अक, ठीक है, अजातशत्रु और उसकी रावय पाकू राजगृह में ना। चलिए, वैशाली पर आक्रमण कर मगध में मिला लिया। यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था बिंबिसार ने अंग राज्य को जीता था। ठीक है, और उसका पुत्र अजातशत्रु वैशाली पर आक्रमण कर मगध में मिला लिया। ऐसे ऐसे देख लीजिए कैसे कैसे उसके सीमा का विस्तार हो रहा है और ज़्यादा। वैशाली पर आक्रमण करके मगध में मिला लिया, किसने, अजातशत्रु ने। और इस युद्ध में इसने 2 नए हथियारों का प्रयोग किया था, रथमूसल और महाशिला कंटक। 2 नए हथियारों का प्रयोग किया था, रथमूसल और महाशिला कंटक। ठीक है, आगे देख लेते हैं। फिर अजातशत्रु की मृत्यु भी, इसकी मृत्यु इसके पुत्र उदयन ने की थी। ठीक है, उदयन ने भी अपने पिता को मारकर राजगद्दी पर बैठा था, उदयन। ठीक है, इसीलिए पूरे इस हर्यक वंश को ही पितृहंता वंश कहते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें यही हुआ था कि यह अपने पिता को मारकर खुद राजगद्दी पर बैठ गया था, फिर अपने पिता को मारकर खुद राजगद्दी पर बैठ गया था। उदयन, अजातशत्रु के बाद आया उसका पुत्र उदयन। इसका टाइम पीरियड है 461 ईसा पूर्व से 445 ईसा पूर्व तक। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि पाटलिपुत्र नगर को किसने बसाया था। जैसे बिहार में भी हो रहा है ना 4.0 वाला एग्जाम, तो उसमें भी ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मायने रखता है कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी, किसने बसाया था, उदयन ने। गंगा एवं सोन नदी के संगम के समीप एक शहर की स्थापना की जिसका नाम पाटलिपुत्र रखा। किसने शहर की स्थापना की या पाटलिपुत्र शहर को किसने बसाया था, उदयन ने। ठीक है, और पाटलिपुत्र को ही अपनी राजधानी बनाया। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि राजगृह को राजधानी बनाया था ना मगध का, उसके बाद फिर पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बना दिया। पाटलिपुत्र इसका नाम रखा और पाटलिपुत्र को ही अपनी राजधानी बनाया, उदयन के बाद आता है उसका पुत्र नागदासक एक अयोग्य शासक होता है, इसलिए इसके विषय में हमें कुछ याद नहीं करना है। बस ये याद करना है कि जो नागदासक था वो हर्यक वंश का अंतिम शासक था। ठीक है, और इसकी हत्या इसी के सेनापति शिशुनाग ने करके शिशुनाग वंश की स्थापना कर दी। ठीक है, शिशुनाग वंश। आगे शिशुनाग वंश, इसका टाइम पीरियड है 412 से 394 ईसा पूर्व तक। शिशुनाग वंश
शिशुनाग वंश, इन्होंने अपनी राजधानी वैशाली को बनाया। ठीक है, जो शिशुनाग वंश था तो उसमें जो शिशुनाग था, शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र की जगह पर किसको बना दिया? वैशाली को। ठीक है, और शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदीवर्मन था। शिशुनाग वंश, इसमें बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना ना कि इसमें सारे अयोग्य शासक ही थे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हमको पढ़ना ही नहीं है। तो इसका अंतिम शासक नंदीवर्मन था, जिसकी हत्या महापद्मनंद द्वारा कर दी गई। अब यहाँ पे जो महापद्मनंद था, उन्होंने नंदीवर्मन की हत्या करके एक नए वंश की नंद वंश को स्थापित कर दिया। ठीक है, किस वंश की स्थापित कर दिया? नंद वंश। इसका टाइम पीरियड है 344 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व तक। नंद वंश में महापद्मनंद ने नंदीवर्मन को मारा था, इसीलिए महापद्मनंद ही नंद वंश का पहला शासक होगा। ठीक है, उसका संस्थापक होगा। तो महापद्मनंद, जिसका टाइम पीरियड है 344 से 326 ईसा पूर्व तक। महापद्मनंद कलिंग नरेश खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है कि महापद्मनंद ने कलिंग पर विजय प्राप्त किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है हाथी गुम्फा अभिलेख। ठीक है, हाथी गुम्फा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है कि महापद्मनंद ने कलिंग पर विजय प्राप्त किया था। ठीक है, महापद्मनंद के कुल 8 पुत्र होते हैं और 8 पुत्र में से धनानंद नंद वंश का अंतिम शासक हुआ। जो धनानंद था वो बहुत ही क्रूर शासक था, उसके विषय में भी हमें ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बस इतना समझ लेना है कि धनानंद का जो टाइम पीरियड है वो 326 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व तक रहा। धनानंद का टाइम पीरियड 326 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व तक रहा। और जो धनानंद था वो सिकंदर का समकालीन था। किसका समकालीन था? सिकंदर का समकालीन था। 326 ईसा पूर्व में मैसिडोनिया के शासक सिकंदर ने पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण कर दिया था। ठीक है, 326 ईसा पूर्व में मैसिडोनिया के शासक सिकंदर ने पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण कर दिया था। इसके विषय में थोड़ा सा और समझना है कि जब सिकंदर विश्व विजेता पूरे विश्व को जीतना चाहता था ना, तो वो जो है जब आक्रमण कर दिया पश्चिमोत्तर भारत पर, तो उस समय जो है मगध ही 16 महाजनपदों में से सबसे शक्तिशाली महाजनपद था और उसका शासक था, कौन था उसका शासक? धनानंद। ठीक है, तो जो चंद वो थे चाणक्य धनानंद के दरबार में आते हैं और उनसे कहते हैं कि मतलब लड़ने के लिए कहते हैं, क्योंकि वही सबसे शक्तिशाली महाजनपद था उस समय। उसका केंद्र बिंदु था पूरे भारत का, समझ लीजिए कौन सा? मगध। लेकिन जो धनानंद था वो अत्यंत ही क्रूर शासक था। ठीक है, और चाणक्य का अपमान करके, उनको बेइज्जत करके उनको दरबार से बाहर निकाल देता है। तो चाणक्य भी शपथ लेते हैं कि धनानंद मतलब इसके पूरे साम्राज्य को नष्ट कर देंगे। ठीक है, फिर यहीं से इसके बाद फिर आता है मौर्य वंश। अब यहाँ से हमको बहुत बढ़िया अच्छे से डीपली में पढ़ना है मौर्य वंश। हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।